हेलो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है दैट इज अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आज मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा विदाउट स्किप एनी पॉइंट। आप समझ लो, उसके साथ साथ एक्सरसाइज 4.1 भी आपको इसमें करा दूंगा, जिसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, आई प्रॉमिस यू। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट की भाई, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसे बढ़िया सेशन पाने के लिए। तो सबसे पहले बात जो नाम से आती है दैट इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब यहां बात को समझो, लीनियर एंड इक्वेशन। ठीक है, और टू वेरिएबल्स की बात कर रहा है, टू वेरिएबल्स। अब बात को समझाता हूं आपको इसके नाम से ही इस चीज को क्लियर कराता हूं। ठीक है, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लीनियर मींस डिग्री 1 होनी चाहिए। अब सर डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है कि वेरिएबल की जो पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं, जो सबसे बड़ी उस इक्वेशन के अंदर हो। अब इक्वेशन क्या होती है सर? देखो, इक्वेशन तो जैसे मान लिया मैंने कहा x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ऐसे करके भी इक्वेशन बन जाती है। x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 7, ऐसे करके इक्वेशन बन जाती है। अब यहां एक इक्वेशन और लेते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहां देखो, आप यहां x की जो पावर है दैट इज 2, यहां x की पावर 1, यहां x की पावर 1, y की पावर 1। इट मींस हम सिंपल सी बात कह सकते हैं, इसमें जो पावर है x की वो 1 से ज्यादा है। इट मींस हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन जब पावर 1 होती है तब वो होता है लीनियर। तो लीनियर होने के लिए आपके पास जो कंडीशन है वो ये है कि आपके पास यहां हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, उसी का मतलब होता है लीनियर। ठीक है बच्चों, फिर बात आती है टू वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स कौन से होते हैं? ये जो एक्स वाई के फॉर्म में लिखे हैं इनको कहते हैं वेरिएबल्स, मतलब जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है, उनको वेरिएबल्स कहते हैं। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स में एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें जो डिग्री है वो 1 है, उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आई थिंक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी तक जितना क्लियर किया है उसमें आप लोग समझ गए कि इसके अंदर हमें दो वेरिएबल लेने हैं, दैट कैन बी एक्स वाई जेड, कुछ भी वेरिएबल रख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हम ये समझ गए कि जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, मतलब एक से बड़ी पावर उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब अगर ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में होती बच्चों, 1 वेरिएबल मतलब x प्लस 2 इक्वल टू 7, देखना है ध्यान से, और x प्लस वाई इक्वल टू 7, यहां दो इक्वेशन मैंने ली। दिस इक्वेशन इज इन 1 वेरिएबल। ठीक है, 1 वेरिएबल में है ये, और ये है 2 वेरिएबल्स में। ठीक है बच्चों, ये 2 वेरिएबल्स में, यहां भी x की पावर 1 है और यहां भी x और y की पावर 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है। ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो डिग्री से सिर्फ आपको पता चलता है लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। और यहां एक वेरिएबल लिखा है इसलिए ये 1 वेरिएबल है, यहां 2 वेरिएबल लिखे हैं इसलिए यहां 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जब तक पावर 1 होगी, हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब इसमें एक चीज और मैं आपको समझाता हूं। इसके अंदर जो ये आपका वेरिएबल है, क्योंकि ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जब कोई भी एक इक्वेशन बनी है आपके पास और एक वेरिएबल में है, सिर्फ एक ही वेरिएबल वहां मौजूद है, तो आप ये समझ जाना कि उसका सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है। तो x इक्वल टू, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 2 दैट इज 5। तो x की एक ही वैल्यू है जो कि है 5, इससे अलग इसमें कोई भी वैल्यू x की नहीं निकल के आ सकती। लेकिन जब दो वेरिएबल होते हैं तो वहां x की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं और y की भी साथ साथ बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। अब कैसे होती हैं सर, वो भी बता दो। जैसे हमने कहा x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। ठीक है बच्चों, लेकिन जो हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे ना, उन दोनों को मिलकर यहां 7 आना चाहिए, ऐसा उसने कहा है कि x प्लस वाई 7 होना चाहिए। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू लेकिन उसके अकॉर्डिंग होगी। तो इनमें से अगर इसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से रखोगे तो इसकी इस पे डिपेंड करेगी, x को अपनी मर्जी से रखोगे तो y की वैल्यू x पे डिपेंड करेगी, y को अपनी मर्जी से रखोगे तो x की उस पे डिपेंड करेगी। कैसे? सोचो,
x को मैं मान लेता हूं कि x की वैल्यू 2 है और इधर क्या लिखा है 7। अब 2 में मैं क्या ऐड करूं कि 7 हो जाए, तो 5 ऐड करना पड़ेगा। तो इट मींस ये तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, और ये इसमें क्या ऐड करना है 7 लाने के लिए, वो तो सिर्फ इसी पे डिपेंड किया ना, हमने 2 ले लिया तो यहां 5 ही लेना पड़ेगा अब। तो इसलिए पहली वैल्यू को आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, दूसरी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आती है। तो सर क्या पहली लेनी है, दूसरी नहीं ले सकते? दूसरी भी ले सकते हो। अगर आपने y को 2 लिया होता और आपको x की वैल्यू चाहिए होती तो 7 उधर है, तो x = 7 - 2, तो x 5 आ जाता। तो एक वैल्यू को आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, दूसरी वैल्यू अपने आप उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो एक जो पहले आप जिसकी वैल्यू अपनी मर्जी से ले रहे हो उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वो डिपेंड नहीं करता किसी पे, उसको हम अपनी मर्जी से लिख देंगे, ठीक है। दूसरा है डिपेंडेंट, वो उस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि जो दूसरा है उसकी वैल्यू क्या आएगी। भाई यहां मैंने x को 2 रखा, ठीक है, और यहां देखो x को 5 रख लेता हूं, मान लिया x को 5 रखा प्लस y = 7, तो y कितना आया 2 आया। पहले केस में मैंने x को 2 माना तो y को 5 आना पड़ा, x को 2 माना तो y को कितना आना पड़ा 5, और x को मैंने 5 मान लिया तो y को कितना आना पड़ा 2। तो x को मैं अपनी मर्जी से चेंज कर दूंगा और y उस पर डिपेंड कर रहा है। तो जो दूसरे पे डिपेंड करेगा, जिसको आप पहले मान लोगे, चाहे x की वैल्यू मान लो चाहे y की, वो होगा इंडिपेंडेंट, और जो दूसरा बचेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसमें से आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है बच्चों। अब इसमें मैं और वैल्यू रखता हूं, x को 1 रखूंगा, 1 + y = 7, तो y = 7 - 1 = 6। तो ये वैल्यू रखने से ये आ गया, इसका मतलब तो 1 भी इसमें फिट हो गया और y 6 आ गया। तो ये जो वैल्यूज हम रखते हैं, x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की बाद में, ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था। ये इसके सॉल्यूशन हो गए इस इक्वेशन के, इनको कहते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। कैसे कि अगर मैं x की जगह इसको रखूं और y की जगह इसको रखूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेटिस्फाई होने का मतलब है कि इनकी वैल्यू रख के जो इधर है वो वैल्यू निकल के मेरी आ जाएगी। अब ऐसे कितने सॉल्यूशन कर सकते हैं सर हम, x की कितनी वैल्यू ले सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हो आप, कुछ भी ले लो x की वैल्यू, y की वैल्यू अकॉर्डिंगली निकल के आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब मैंने पहले बोला था x + 2 = 9, तो x = 9 - 2, x = 7, तो सर यहां तो बस एक ही वैल्यू आ रही थी, क्योंकि यहां फिक्स है, यहां ये वैल्यू भी पता है, ये भी पता है, x है ना, यहां इनके अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। तो जब भी सिंगल वेरिएबल होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहां भी तो पावर एक ही है ना, तो लीनियर इक्वेशन हुई ये भी, लेकिन यहां वेरिएबल भी एक ही है। जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है तब उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, सिर्फ एक सॉल्यूशन। लेकिन जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है बच्चों, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और ये बात मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गई होगी। अब जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लिख रहे हैं उसमें एक चीज देखो, जैसे मैंने लिखा 2x + 3y = हम कह दें 5, ठीक है। तो अब आप एक बात देखो, यहां इसको मैं ऐसे कर दूं 2x + 3y, इधर इसे -5 ले आओ = 0, या इसे -5 इधर प्लस कर दो। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ये आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा कम करने के लिए कर रहा हूं, जब समझ में आ जाएगा फिर किधर कुछ भी रखो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देखो यहां अगर मैं इसे कह दूं कि ax + by + c = 0 की फॉर्म में ये इक्वेशन बन गई। सर इस फॉर्म में कैसे बन गई, देखो ये मैंने वेरिएबल माने x एंड y आर द वेरिएबल्स, ठीक है बच्चों, और जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में होता है, जैसे यहां x के साथ 2 है तो x के साथ यहां जो ये a है और y के साथ यहां जो b है, इन्हें कहते हैं बच्चों कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स, ठीक है, ये कोफिशिएंट्स हो गए। तो हमारे पास x का एक कोफिशिएंट होता है, y का एक कोफिशिएंट होता है, और जो ये c है ना ये होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा भाई, ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो x एंड y आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये डिपेंड करेंगे कंडीशंस पे, लेकिन जो ये 5 है दैट इज कांस्टेंट फिक्स्ड, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, उसकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, वो चेंज भी नहीं होगी, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन जो ax + by + c = 0 की फॉर्म में हो और उसमें से a ≠ 0, b ≠ 0, ए भी 0 नहीं होना चाहिए, बी भी 0 नहीं होना चाहिए। सर क्यों नहीं होना चाहिए, देखो मैं समझाता हूं आप लोगों को क्यों नहीं होना चाहिए।
जैसे मान लिया हमने कहा 2x प्लस 0y प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या बन गया 2x प्लस सी इक्वल टू 0 या 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां जो है ये किस में आ गई, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में बन गई। वैसे तो देखो यहां से गायब हो सकता है दूसरा वेरिएबल कोफिशिएंट को 0 लेके, बट ये इक्वेशन अगर अभी आप देखोगे तो किस में बन गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और जिसका एक ही आपका सोल्यूशन आएगा फिर, है ना। तो इसलिए हम ए और बी को 0 नहीं मानते अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को दिखाना है, सीधे सीधे दिखाना है भाई, वहां दोनों वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए। अब यहां 0 है, अब आपको कह दिया 2x प्लस वाई 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। अब यहां से a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब यहां x के साथ जो है वो कौन होता है, a होता है, तो a की वैल्यू सीधा 2 आ गया। अब 2x, सर यहां y तो है नहीं, तो फिर हम उसे लिखेंगे खुद से 0y, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर कोई भी वैल्यू 0 ही रहती है, तो ये आपको 0 लिखना पड़ेगा b, और c है 5, ठीक है। अब इस इक्वेशन में एक बात याद रखनी है कि c उधर नहीं होना, c को इधर लाना है, x, y और c तीनों साथ में होनी चाहिए ऐसे, तब आप वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें से एक बात जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी समझ लो, वो क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है, तो 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करता हूं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से बच्चों, तो a की वैल्यू 2, चलिए सर सही है, b की वैल्यू 3, हाँ बिल्कुल सही है, c की वैल्यू 9 नहीं, माइनस 9 विद साइन रखना है, बस ये याद रखना है, विद साइन लेना है। अगर ये माइनस 2x होता तो यहां भी माइनस का 2 होता, तो जो नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमेशा विद साइन लिखी जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी सबको। अब हमारे पास एक इक्वेशन यही ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, या सीधा करते हैं x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। मान लिया x 3 है और y 2 है, तो 5 बन जाएगा, है ना, ठीक है। ऐसा मैंने इसको सोल्यूशन में लिख दिया साथ में। अब अगर कोई भी एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में मैं कोई भी एक नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों तरफ इक्वेशन के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस इक्वेशन के ऊपर, वो सेम रहती है। जैसे मैंने कहा x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2, बट जो इधर ऐड किया है वो इधर भी ऐड करना पड़ता है, ये याद रखना है। बट इसके ऐड होने से दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो x की वैल्यू कितनी थी 3, y की वैल्यू कितनी थी 2 प्लस 2, इधर कितना हो गया 5 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7 इक्वल टू 7। तो इक्वेशन तो चेंज नहीं हुई ना, मतलब वैल्यू चेंज हो गई सर, लेकिन बेटा ये देखो जो इधर आ रहा है वही उधर आ रहा है। इस इक्वेशन का मतलब यही है, 3 प्लस 2 5 इक्वल टू 5, तो हमें तो इक्वल लाना है दोनों तरफ। तो कोई भी एक सेम वैल्यू को दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली मल्टीप्लाई करने से भी नहीं पड़ेगा कोई फर्क। देखो जैसे मैं इस पूरे में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 5, मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी, इधर कितना हो गया 10, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी 3, वाई की 2, 3 प्लस 2, अब देखिए कितना हो गया 5 इंटू 2 10, और उधर भी हो गया 10। तो सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया यहां तक। तो आपने देखा लीनियर किस पे डिपेंड करता है, डिग्री पे। वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता वेरी कर सकती है, कांस्टेंट जो फिक्स्ड रहता है। सिंगल वेरिएबल में अगर लीनियर इक्वेशन है तब कितने सॉल्यूशन होंगे, एक। अगर डबल वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, लीनियर वाले कितने उसके सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। दोनों तरफ कोई भी एक नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड से क्या पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। बस ये बातें आपको याद रखनी है। यहां इसमें वही बातें लिखी हुई है जो अभी मैंने आपको समझाई। अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। अभी दिखाया था ना पीछे, एक सॉल्यूशन निकलेगा। पहली बात क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी में कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये अभी सिखाया। फिर तीसरे में कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन द सेम नंबर इज एडेड or subtracted from both sides, the same number is zero, non zero number is multiplied or divided on both sides। तो ये तीनों पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट, अब चौथे पॉइंट में वो क्या कहना चाह रहा है मैं समझाता हूं आपको। देखो यहां 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है, ऐसा हम ले लेते हैं, या 8 ले लेते हैं। चलो
अब आपसे कह रहे हैं यहां कि अगर आपको एक्स वाई की वैल्यू को निकालना है तो सिंपल एक तरीका है, वो क्या है कि एक बार आप एक्स को 0 मान लो और एक बार आप वाई को 0 मान लो। ये मेरी ट्रिक है जो आपको आगे यूज करनी। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, फिर दूसरे की वैल्यू अपने आप ही निकल जाएगी। 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो वाई इक्वल टू 8 हो गया क्योंकि ये 0 हो गया। तो जब x 0 होगा तो y 8 होगा, और एक बार 2x प्लस y को 0 ले ले तो 2x इज इक्वल टू 8 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, तो x 4 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप दो ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं जिससे हम ग्राफ बना सकते हैं। वो चीजें हम आगे सीखेंगे, बट जितना अभी के लिए रिक्वायर्ड है आज के लिए वो हम सब सीख चुके हैं। अब उस पर बेस्ड फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों को सिखा देता हूं, उसको भी साथ में कर लेते हैं। उसने कहा था कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। अगर आप पेन खरीदने जाओगे तो पेन जितने रुपए का आएगा जो नोटबुक है उसकी डबल रुपए की आएगी। मतलब अगर पेन 10 रुपए का है तो जो नोटबुक है वो कम से कम 20 रुपीज की होगी। तो ऐसे केसेस में उसने कहा टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी रुपीज एक्स, तो हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है बच्चों, बी रुपीज एक्स, यहां ऐसे बना देते हैं, बस सीधा एक्स लिख देते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ पेन डी वाई, ठीक है बच्चों। नोटबुक एक्स रुपीज की है और पेन वाई रुपीज का है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब उसने कहा है इसकी इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक कितना है एक्स, ठीक है, इज ट्वाइस, इज का मतलब होता है बच्चों इक्वल्स टू, ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, द कॉस्ट ऑफ ए पेन, किसकी मल्टीप्लाई, कॉस्ट ऑफ ए पेन, दैट इज वाई। तो इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू 2y। अब आप y की वैल्यू रखते जाओ, x की निकालते जाओ, या x की रखते जाओ y की निकालते जाओ। अब ये तो डिसाइडेड नहीं है कितने रुपए की कौन सी चीज है, हम कहें कि y जो है, पेन जो है 5 रुपए का है, ठीक है, तो x मतलब नोटबुक कितने की होगी, 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगी 10 रुपीज की। तो इस पे डिपेंड करेगा, जितनी इसकी वैल्यू रखोगे उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आएगी। तो सर क्या हम x की वैल्यू नहीं रख सकते, रख सकते हैं। अब अगर मान लिया हम पेन ही रख दी होती, हम कहते कि भाई जो नोटबुक है वो 10 रुपए की है, तो पेन कितने का हो जाएगा, 2 5 10, तो 5 इक्वल्स टू y, तो पेन 5 रुपए का हो जाएगा अगर नोटबुक 10 रुपए की। लेकिन जो पहले आप वैल्यू रख रहे हो वो रख रहे हो अपने आप से, ठीक है, और जो वैल्यू हम अपने आप से लिखते हैं वो होती है इंडिपेंडेंट वैल्यू, हमारी मर्जी से रखी जाने वाली वैल्यू। लेकिन जो दूसरी वैल्यू होती है वो इस पे डिपेंड करेगी कि पहले की वैल्यू क्या रखी है। जैसे यहां y की वैल्यू मैंने 5 रखी, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 10 आई। अब मैं y को 1 रुपीज रख दूं तो 2 1 2, तो x कितने का हो जाएगा, 2 रुपीज का। तो x टोटली डिपेंड कर रहा है y पे, क्योंकि हम y की वैल्यू को पहले लिख रहे हैं, और तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी मर्जी से कर रही है। अब आप सोचो, एक y की वैल्यू सोचो, आप लोग 10 सेकंड के अंदर एक वैल्यू सोच के रखो अपने दिमाग में, y की वैल्यू सोच ली सबने। मैं कहता हूं 25 रुपए रखते हैं, आप लोग इतने लोग वीडियो देख रहे हैं, उनमें से किसी को भी 25 रुपए किसी किसी के दिमाग में आया होगा, किसी के दिमाग में कुछ आया होगा, किसी के दिमाग में कुछ आया होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, कुछ भी रखी जा सकती है, हम सोच सकते हैं कुछ भी, लेकिन x की उसके अकॉर्डिंग आएगी। क्यों, क्योंकि मैंने y को कितना समझा, 25, और इंटू 2 करके आएगा x कितना हो गया, 50 रुपीज। समझे बच्चे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई भी डाउट आता है, आएगा नहीं वैसे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अब यहां आपका सेकंड क्वेश्चन, वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c। भाई इसने इस फॉर्म में क्यों बोला, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ठीक है। उसी इक्वेशन को मैंने यहां रख लिया, ऐसे ही आपको भी रखना है स्टार्टिंग में समझने के लिए। एंड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केसेस, हर केसेस में a b c की वैल्यू निकालनी है। तो पहला पार्ट क्या कहता है हमें, वो कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पे बार, यहां पे बार है उसको लिख लेते हैं, बुक में बार लगा हुआ है, इससे लेकिन कोई लेना देना नहीं है, बस समझने के लिए है कि लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार इक्वल टू 0। ये बन गई स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू में 0 हमें लाना है, सबको इधर लाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। इसको यहां लिखो 2x प्लस, फिर यहां लिखो 3y, फिर यहां लिखो माइनस
9.35 पे बार। अब भैया ये इक्वेशन मैंने यहां लिख दी, समझ में आ रहा है कुछ? क्या समझ में आ रहा है? x के साथ जो है वो a है, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9.35 पे बार। नहीं, विद साइन लिखना है भाई, बस यही गलती करते हैं सबसे ज्यादा बच्चे, ये नहीं करनी है आप लोगों को। बस इस टाइप से ये पूरा क्वेश्चन जो है आपका डिपेंडेंट है इसके सारे पार्ट्स। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में उसने कहा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। जब बच्चों ऐसे फ्रैक्शन में हो कोई भी एक आपका ए बी में से कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में, तब आपने क्या करना है, यहां एलसीएम लेना है। सी भी आपको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, इस सबका एलसीएम 5 हो गया, तो 5 1 जा 5, 5x माइनस वाई माइनस 5 10 जा 50 इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन गया 5x, ये क्या बन गया माइनस वाई, ये क्या बन गया माइनस 50। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें एक बात आपको समझाता हूं। अगर कहीं भी x लिखा है प्लस 3y ऐसे करके लिखा है, तो इट मींस x अकेला है, और जो अकेला होता है उसके साथ 1 की हमेशा मल्टीप्लाई रहती है। तो ऐसे y के साथ भी 1 की मल्टीप्लाई रहेगी, 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाइड होता ही है। ठीक है, तो अब यहां से नोट करो a की वैल्यू दैट इज 5, b की वैल्यू दैट इज -1 एंड c की वैल्यू दैट इज -50। अब दो चीजें हैं यहां, जो भी आपका कांस्टेंट जो भी आपका वेरिएबल लिखा है, उस वेरिएबल के साथ अगर कोफिशिएंट गायब है तो कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा। लेकिन अगर वेरिएबल ही गायब है तो वेरिएबल गायब कैसे हो सकता है? देखो y जो है y कब बन सकता है 1 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन y गायब कब हो सकता है? जब हम उसे 0 से मल्टीप्लाई कर दे। क्या कर दे? 0 से मल्टीप्लाई, तो 0 हो जाएगा, और 0 मतलब गायब हो गया। तो अगर कोई भी वेरिएबल किसी भी इक्वेशन के अंदर गायब है, इट मींस उसका कोफिशिएंट 0 है। लेकिन अगर कोफिशिएंट गायब है, वेरिएबल तो है लेकिन कोफिशिएंट गायब है, जैसे y तो था लेकिन उसके साथ का वेरिएबल गायब था, इट मींस वो 1 होगा। बस यही इसमें समझना होता है, ये सबसे मेन चीज होती है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, थर्ड वाले में चले तो ये वोट इट विल बी -2x प्लस का 3y, और ये 6 को इधर लाएंगे तो इट विल बी -6 बच्चों। तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -6 हो गई। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। फोर्थ वाले में चले तो ये क्या है, x है, उसको इधर लाना पड़ेगा 3y को, तो दैट विल बी -3y। बहुत से बच्चे से डिवाइड में ले आते हैं 3y को, अगर आपको डिवाइड में लाना है तो खाली 3 आएगा, y फिर वहीं रहेगा, और अगर y को भी इधर लाना है तो पूरा 3y आएगा माइनस के साथ, क्योंकि उसका साइन है प्लस का। अगर माइनस का साइन होता तो प्लस में आता इधर। अब और क्या बचा हमारे पास? कुछ नहीं बचा, इक्वल टू में तो सर 0 आ गया, तो इसलिए c गायब है, और जो गायब है वो 0 है। बस सिंपल सी लॉजिक ये है, जो गायब है इक्वेशन में से वो 0 है, लेकिन कोफिशिएंट 1 होगा अगर गायब है, बस कोफिशिएंट 1 होगा, बाकी कोई भी गायब है तो वो 0 है। जैसे y गायब है तो y 0 होगा, c गायब है तो c 0 होगा, x गायब है तो x 0 होगा, लेकिन x है लेकिन उसके साथ का नंबर गायब है उसके साथ का, तो वो 1 होगा, जैसे यहां 1 है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करके वो ही रहेगा। ठीक है, तो a 1 हो गया, b -3 हो गया और c 0 हो गया। ये हो गया a b c। बेटा ये माइनस के साइन के साथ लेना है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, आपकी ये 3 पार्ट्स हो गए, 4 हो गए इनफैक्ट। अब फिफ्थ पे चलते हैं। ये क्या है, 2x इक्वल्स टू -5y है बच्चों, तो यहां लिखो 2x, 5y को इधर लाओ तो प्लस का आएगा, 5y हो जाएगा, और c फिर से गायब है तो वो भी 0 हो जाएगा सर, है ना। अब ये a, ये b और ये c बहुत आसानी से अब आप लोग निकाल पा रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फटाफट से निकालते हैं और खत्म करते हैं एक्सरसाइज। नेक्स्ट पार्ट है 3x प्लस y तो है नहीं सर, तो ठीक है 2 है तो 2 को c के नीचे लिख दो, जिसकी वैल्यू उसके नीचे लिख दो। अब जो गायब है उसे ढूंढ लो, y गायब है सर, y तो पूरा ही गायब है, जो गायब है वो 0 है। ठीक है, ये 0 हो गया। ठीक है, अब ये 0 क्यों होता है y 0 तब होता है जब 0 की मल्टीप्लाई y में की गई हो, तो इसलिए ऐसे ऐसे लिखते हैं। तो जब ये गायब है तो उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 होगा, तो आपको b को 0 लिखना है। तो a कितना हो गया 3, b कितना हो गया 0 और c कितना हो गया 2। अब अगर यहां से y के साथ वाली वैल्यू गायब होती, सिर्फ y लिखा होता, तब कोफिशिएंट 1 होता, और अगर y ही नहीं है इट मींस कोफिशिएंट 0 है। यहां से आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसी बात को बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कॉमन मिस्टेक है जो सारे बच्चे कर देते हैं।
अब नेक्स्ट है y माइनस टू इक्वल टू 0। तो यहां से x गायब है, x गायब है तो उसके साथ 0 की मल्टीप्लाई हुई होगी बेचारे के, तो इसलिए वो अकेला हो गया। y अकेला है तो उसके साथ 1 हुआ होगा, y है लेकिन नंबर नहीं है। जब नंबर गायब है तो 1 लिखना है कोफिशिएंट, और जब आपका वेरिएबल ही गायब है, जैसे यहाँ x गायब है, तब कोफिशिएंट 0 लिखना है। और ये हो गया -2 इक्वल टू 0, c की वैल्यू 2 और यहाँ b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 0 हो गई बच्चों। इसे नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 5 इक्वल टू 2x को इधर ले आओ, इट विल बी -2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहां से कौन गायब है, यहां से y गायब है, तो -2x प्लस 0y और प्लस का 5। तो ये हो गया a, ये b, ये c। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, बेसिक्स आपका पूरा कवर अप कर दिया है और साथ में फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। फिर भी किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, वी आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट सेशन में उसको हम यहां इंक्लूड कर सकते हैं। भाई सेशन बढ़िया लगा है तो पहली रिक्वेस्ट ये है कि लाइक करके जाना, शेयर कर देना अपने दोस्तों तक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर नए सेशन में।